नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे जो एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं और इसका पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उसके आज दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और जहां भी ज़रूरत होगी वहां हम लोग समझने के लिए एक्सप्लेनेशन का, इमेजेस का भी सहारा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्नों की सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए, उसके बाद ऑप्शन दिए गए, आप इसको विचार करके आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। अब आपको नीचे दिए गए सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, यानी केवल पहला कथन सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी है ए और दो दोनों ही सही है। और ऑप्शन डी है ना ही ए सही है और ना ही एक सही है कथन और ना ही दूसरा कथन, यानी दोनों ही कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानना जरूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखते हैं, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ बना है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का नाम हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। क्या नाम है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को किया था। यह केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैंपियरगंज रेंज में बना है। तो गोरखपुर में है। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को किया है। ठीक है, यह जो केंद्र है यानी जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस केंद्र में गिद्धों की देखभाल के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण हैं। यहाँ 24 घंटे गिद्धों पर नज़र रखी जाती है। इस केंद्र में गिद्धों के लिए अलग अलग पिंजरे भी बनाए गए हैं। एशियन किंग गिद्ध को लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। तो गिद्धों की एशियन किंग के लिए कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2014 में, 2016 में, 2018 में या 2020 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी है, नीचे दिए गए मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख दिवस और एक तरफ थीम है। तो पहला है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इसका थीम क्या था? तो क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या इसका थीम था हर किसी का स्वागत है? तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस। इसका थीम दिया गया है पूरा विश्व एक घर है। अब आपको ऊपर में से चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 यानी तीनों ही मिलान सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका केवल 2 और 3। सॉरी, आपको गलत, मैंने सही नहीं, गलत, कौन सा गलत है ये चुनना है। तो केवल 2 और 3 ये दोनों गलत है, पहला सही है। यानी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है उसका थीम क्या है? हमारा विरासत। ठीक है, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत।
भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत, ये सही है। बाकी दोनों 2 और 3 गलत है। साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था चलो चले और जश्न मनाएं। इस थीम के पीछे की मंशा थी कि लोग सक्रिय रहे और खेल के जरिए जुड़ाव महसूस करें। तीसरा क्या था? विश्व शरणार्थी दिवस। तो इसमें दिया गया है पूरा विश्व एक घर है, जबकि ये नहीं है। इसका है विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है हर किसी का स्वागत है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 में केवल एक सही है मिलान, दूसरा और तीसरा गलत है और दूसरा और तीसरा का मिलान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए, उसके बाद नीचे से असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, और चौथा ऑप्शन है ना ही 1 सही है और ना ही 2, यानी दोनों ही कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 2। केवल 2 कथन, दूसरा जो कथन है वो गलत है और पहला कथन सही है। तो पहला कथन क्या है? तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाटो के अगले महासचिव नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। और आपको पता होगा कि नाटो 32 देशों का एक संगठन है और 32वां देश हाल ही में स्वीडन बना हुआ है। और नाटो का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में के जेनेवा में ना होकर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स के बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। ठीक है, तो नाटो 32 देशों का संगठन है, 32वां देश स्वीडन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने लोकदर्शन रेग्मी, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी विक्रम मिस्त्री या ऑप्शन डी गिरीश तांती। तो सही उत्तर है दोस्तों विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने 3 कथन दिया गया है और नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, यानी कौन सा जो कथन है वो गलत है वो चुनना है। तो पहला कथन है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश यानी LIC की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा कथन है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान आता है। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 1 कथन असत्य है। ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों असत्य है। ऑप्शन सी है 1 और 2 असत्य है और ऑप्शन डी है केवल 3 असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो कथन है 2 पहला और दूसरा ये दोनों कथन असत्य है और तीसरा सही है। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें दिया गया है कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ये गलत है। यह सूचकांक जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और AIPI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया जाता है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। और यह 3 प्रमुख देशों के समूहों पर विचार करती है, 3 मुख्य देशों के समूहों पर विचार करती है। पहला समूह कौन है? निम्न आय वाले देश जिसे LIC। दूसरा समूह कौन सा है? उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं यानी EM। और तीसरी है उन्नत अर्थव्यवस्था यानी AE। तो भारत को किस में रखा गया हम ये भी बता देते हैं। तो सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः 0.80, 0.78 और 0.77 स्कोर के साथ AE की सूची में सबसे ऊपर है। तो तीसरा कथन सत्य है, सिंगापुर, डेनमार्क और USA सबसे ऊपर है। और जो दूसरा कथन दिया गया भारत को LIC श्रेणी में रखा गया है, जबकि ये गलत है। भारत जो है 0.49 स्कोर के साथ EM यानी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है और दुनिया में इसका स्थान 72वें स्थान पर रखा गया है। तो
1 और 2 गलत है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि IMF द्वारा जारी किया जाता है और भारत को LIC की श्रेणी में ना रख के, माने निम्न आय की देशों की श्रेणी में ना रखते हुए उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं यानी EM की श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा कथन तो सही है, माने शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, डेनमार्क और USA का स्थान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो सही उत्तर है दोस्तों, यह है उत्तराखंड में। हाल ही में अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला है, वहाँ पे अल्मोड़ा जिले में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में लगी भीषण आग, वनाग्नि में टीम के फंस जाने के कारण उत्तराखंड वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे। देखिए, ये हसीन वादिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का यह चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख नाटो सहयोगी नामित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, मोरक्को या केन्या। तो मैंने आपसे चर्चा की, नाटो 32 देशों का समूह है। मार्क रूटे इसके नए महासचिव है और 32वां देश स्वीडन है। इसकी राजधानी बेल्जियम की, इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो नाटो ना अमेरिकी नेतृत्व में एक संगठन है, इसमें सदस्य देशों के अलावा कुछ प्रमुख गैर नाटो सहयोगी को भी अमेरिका नामित करता है। तो हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में केन्या को नामित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी MNNA संयुक्त राज्य सरकार द्वारा, अमेरिका द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला पद नाम है जिसके पास उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य न होते हुए भी अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कार्य संबंध है। वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 20 प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है, माने 32 नाटो के संगठन और गैर नाटो सहयोगी अमेरिका ने नामित किया है 20। इनमें एशिया के 11 देश, अफ्रीका में 4, दक्षिण अमेरिका में 3 और ओशियाना में 2 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो नया गैर नाटो सहयोगी नामित किसे किया गया अमेरिका द्वारा? तो केन्या, जो कि दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, यहाँ भी 2 कथन दिए गए हैं और आपको नीचे विकल्पों में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला 4था भारतीय शहर बन गया है। दूसरा कथन है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के सूची में मान्यता मिल चुकी है। अब आपको सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सही है और 1 और 2 यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। ना ही 1 सही है यानी ना ही 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। आइए देखते हैं क्या। तो पहला कथन यह है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 4था शहर तो बन गया है। ठीक है, और इससे पूर्व जो 3 शहर है, इससे पूर्व के जो 3 शहर है वो कौन कौन है? जयपुर है, मैसूर है और मल्लापुरम है। केरल का मल्लापुरम, कर्नाटक का मैसूर और राजस्थान का जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 शहर है, जबकि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है जयपुर, वाराणसी और मैसूर। तो जयपुर मैसूर तो है लेकिन वाराणसी ना होकर मल्लापुरम है और मल्लापुरम पत्थर की नक्काशी के लिए। तो चौथा, अब 4 शहर हो गए, पहला है जयपुर, दूसरा मैसूर, तीसरा मल्लापुरम और चौथा श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद की शिल्प नगरी का दर्जा प्राप्त करने वाले 4 भारतीय शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद विकल्प में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला विकल्प है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। तीसरा कथन है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI
28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। अब आपको सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, या फिर चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी सभी ही कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल दूसरा ही कथन सही है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। और यह पहला कथन क्या दिया गया है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत है क्योंकि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है। और तीसरा कथन था कि 2023 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 मिलियन हो गया है, तो नहीं, 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो केवल दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए, उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तीसरा कथन है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष है। चौथा कथन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94A से शक्तियां प्राप्त करता है। अब इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है, केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, केवल तीसरा कथन सही है, या सभी कथन ही सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल तीसरा कथन सही है, बाकी सारे कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नहीं नियुक्त किया गया है, या लोकसभा का जो है वो उन्होंने लोकसभा खुद ये नियुक्ति की है। और स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष है, ये सही है। बाकी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अनुच्छेद 94A के तहत नहीं होती है, तो केवल दूसरा कथन सही है। चौथा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो आपने देखा हो कि NTA के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ गए थे जिसके लिए एक एजेंसी का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन है सुबोध कुमार सिंह, प्रदीप सिंह खरोला, डॉक्टर के राधाकृष्णन या उपेंद्र द्विवेदी। तो सही उत्तर है डॉक्टर के राधाकृष्णन। 13वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया, उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलोमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा कथन है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। अब सत्य कथन का चयन करना है। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, ए और 2 दोनों ही कथन सही है, और डी ऑप्शन है ना ही ए और ना ही 2 दोनों ही कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, यानी थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। और पहला कथन क्या है, वो गलत है। क्वेश्चन में दिया गया है कि फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलोमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि यह फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, यह कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है फिलेमन यंग, और इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इसे याद रखिएगा, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोन परियोजना हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, सी आंसर इसका सही है। 15वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कौन से कथन सत्य है ये आपको चयन करना है। पहला कथन है 50वें G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है।
तीसरा कथन है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। अब निम्न कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है, तो कौन है? केवल दूसरा कथन सही है, केवल 1 और 3 ये 2 कथन सही है। सी ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी तीनों ही कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 1 और 3 सही है, यानी 50वें जी शिखर सम्मेलन इटली के अल्पुलिया में संपन्न हुआ, तो ये सही है। और तीसरा कथन है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, अब ये भी सही है। दूसरा कथन गलत है, यानी G7 के सदस्य के रूप में भारत नहीं है, भारत को एक आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। तो कई G7 के 7 सदस्य देश को आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ठीक है। ये सारे देश है G7 के सदस्य, भारत उसका आमंत्रित सदस्य है, ठीक है। और जर्मनी, 7वां देश जर्मनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? मंगल, बृहस्पति, शनि या पृथ्वी? तो सही उत्तर है दोस्तों मंगल ग्रह से है। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन करें। नारंगी सैन स्टेशन गुवाहाटी यानी असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन स्टेशन बना है। गलत का चयन करना है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तीसरा ऑप्शन है झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। और चौथा ऑप्शन है विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन गलत है, बाकी सारे ही कथन सही है। पहला कथन क्या दिया गया था? तो असम के गुवाहाटी का नारंगी सैन स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा स्टेशन है। नहीं, जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला भारत का दूसरा स्टेशन है, जबकि असम के गुवाहाटी में स्थित नारंगी सैन स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन स्टेशन था। पहला सैन स्टेशन नारंगी सैन स्टेशन और दूसरा जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। तो दूसरा ना होकर नारंगी सैन स्टेशन पहला सैन स्टेशन है कचरे से, प्लास्टिक के कचरे से सड़क निर्माण करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। दूसरा कथन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल पहला कथन सही है, यानी हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, जबकि दूसरा कथन गलत है। यानी दूसरा कथन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव किया है, तो ये गलत है। मुख्य सही उत्तर क्या है? तो दूसरा कथन क्या उसका सही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ घोषित करने की घोषणा की है। जोशीमठ का नाम बदलकर कैंची धाम नहीं बल्कि ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की गई है। और नैनीताल जनपद की कोसिया कुटोली को अब कैंची धाम तहसील करने की घोषणा की जाएगी। तो हम यहाँ पे कैंची धाम किसको किया गया है? तो नैनीताल जनपद की कोसिया कुटील को, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कैंची धाम। और जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इजराइल ने या जापान ने? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यह समझौता किया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए, उसके बाद सही कथन को चुनना है। पहला कथन है यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
दूसरा कथन है लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा कथन है रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। चौथा है दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर रहा। तो अब सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ही विकल्प कथन सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। यानी यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और लगातार तीसरे वर्ष ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जबकि तीसरा और चौथा कथन गलत है। कथन में दिया गया कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर को शामिल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में 5 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। जबकि चौथा कथन था कि दिल्ली और मुंबई 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, तो यह सही नहीं है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर ना होकर 141वें स्थान पर है। ठीक है, 141वें स्थान पर, क्वेश्चन में 140वां दिया गया था। तो भारत के 5 शहर को शामिल किया गया है, दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, और बाकी 3 शहर कौन कौन से हैं, तो चेन्नई जिसे 59.9 अंक प्राप्त हुए हैं, उसके बाद चौथा शहर है अहमदाबाद, उसे 58.9 अंक, और पांचवा शहर है बेंगलुरु जिसे 58.7 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है। दिल्ली और मुंबई 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पर है। बाकी के जो 3 शहर हैं वो तीसरे भारतीय शहर है, वो चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटिनम और एक्ससी का संबंध है एशियाई गिद्ध के प्रकार से, नशीली दवाओं से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, समुद्री कछुओं के प्रकार से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नशीली दवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया गया, उसके बाद आपको उत्तर चुनना है। पहला कथन है यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा कथन है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तीसरा कथन है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है। अब आपको सही कथन का चयन करना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही है, और या सभी कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सभी कथन सत्य है। सभी कथन यानी तीनों ही कथन सत्य है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। एक तरफ पद और नियुक्ति दी गई है, दूसरा तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है। अब ऑप्शन है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, यानी कितने सुमेलित है। पहला है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। दूसरा है कपिल देव, तो इन्हें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तीसरा है मनोज जैन, इन्हें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक चुना गया है। चौथा है लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल में भारत का नया राजदूत चुना गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 3 सही है। इसमें से जो 4 मिलान दिए गए उसमें से केवल 3 सही है। तो कौन सा गलत है भाई, तो नवीन श्रीवास्तव भारत के नए राजदूत है। नेपाल में भारत के नए राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ना होकर के नवीन श्रीवास्तव है, और बाकी शुरू के 3 सही है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI का नया अध्यक्ष, मनोज जैन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। ठीक है, ये तीनों सही है। और नेपाल में भारत के नए राजदूत है नवीन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, या चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद असत्य कथन का चयन करना है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। और दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन की स्थापना कोप 15 के दौरान की गई थी। ऑप्शन ए के सामने केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों ही कथन सही है, या फिर ना ही एक और ना ही दो दोनों ही कथन गलत है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो एक और दो दोनों ही गलत है, दोनों ही कथन गलत है। क्या? तो आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य स्पेन नहीं है बल्कि पराग्वे है, ठीक है। और आईएसओ यानी आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान ना होकर कोप 21 के दौरान हुई थी। भारत में जब भारत में हुई थी, कोप 21 के दौरान हुई थी, ये याद रखिएगा। 100वां सदस्य देश पराग्वे और इसकी स्थापना कोप 21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपेक्स HOPEX अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय और मिस्र की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरा है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। सत्य कथन क्या है? तो इसका सत्य कथन है केवल दो सही है और पहला गलत है। यह भारत और मिस्र की नौसेनाओं के नहीं बल्कि यह भारत और मिस्र की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त, क्या दिया है? सत्य कथन केवल दो सही है। हाँ, यह भारत और मिस्र की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास है। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो पहला कथन इसलिए गलत है कि यह, मैं गलत से यहाँ नौसेना लिख दूँ, वायुसेना, भारतीय और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य का संयुक्त अभ्यास है। भारतीय और मिस्र की नौसेना दिया गया है कथन में, जबकि यह वायुसेना भारत और मिस्र के वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है और यह अभ्यास चौथा संस्करण है, ठीक है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे एक रिटन में गलती हो गई थी, नौसेना ना होकर वायुसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी या बाह्य ग्रह? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नागास्त्र 1 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL और बेंगलोर की जेड मोशन के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। 28वां प्रश्न, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMS हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है? केन्या, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका या नाइजीरिया? तो सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं, सिरिल रामफोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल, छोटा तारा या पनडुब्बी? तो यह है एक्सोप्लैनेट। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा K2-18b जो पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा एक एक्सोप्लैनेट है में की गई एक नई जांच में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन असर वाले अणुओं की मौजूदगी का पता चला है। वेब की खोज हाल के अध्ययनों में शामिल है जो सुझाव देते हैं कि K2-18b एक हाइसिस एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल और पानी के महासागर से ढकी सतह होने की संभावना है, तो इसीलिए खबर में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, भारत? तो इसका सही उत्तर है भारत। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। तो यह कहाँ होगा? वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 भारत में। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स क्या है? मच्छर है, मकड़ी है, मेढक है या चिट्टी है? तो यह एक मच्छर है, देख सकते हैं मच्छर कितना बड़ा। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, IIT कानपुर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। जान लेते हैं मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है।
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था 3 मनुष्यों को 6000 मीटर समुद्र की गहराई तक ले जाने की क्षमता वाली एक मानव पनडुब्बी विकसित कर रहा है। इसे गहरे समुद्र में मनुष्यों को खनिज संसाधनों की खोज में सुविधा प्रदान करने के लिए समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया गया। जैसे दोस्तों भारत का एक गगनयान मिशन है ना आकाश में, तो उसी तरह भारत का एक मिशन है समुद्रयान, ठीक है। इसके तहत मत्स्य 6000 नामक मानव पनडुब्बी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली में। हाल ही में समाचार पत्रों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? मिशन इंद्रधनुष, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो सही उत्तर है दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र का एक काल्पनिक ग्रह, नेपच्यून का एक चंद्रमा, कुइपर बेल्ट से धूमकेतु, शनि का नया खोजा गया चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह जिसे प्लैनेट 9 कहा गया है। सौर मंडल में इस वक्त 8 आधिकारिक ग्रह है, आपको पता ही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन हाल के वर्षों में खगोलविदों ने प्रस्ताव दिया है कि एक 9वीं दुनिया भी हो सकती है जिसे फिलहाल कल्पनाशील रूप में ग्रह 9 कहा जाता है, यानी प्लैनेट 9 कहा जाता है, और वो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की दूर दराज की जगहों में ही कहीं छिपी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे सौर मंडल के बाहरी, इसका ऑप्शन शायद मेरे से हाँ, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रगति के माध्यम से आशा, यानी वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? दोस्तों इसे क्वेश्चन को पहले भी रिपीट हो चुका है, तो थाईलैंड है दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है, थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। 40वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना का उद्देश्य हर साल 9000 छात्रों को फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षित करना है। इस योजना का उद्देश्य सभी 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU की शाखाएं स्थापित करना है। यानी ये करने से क्या होगा? तो आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है इंडिकोनेमा? तो यह एक गॉम्फोनेमॉइड डायटम का नया वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो कहाँ किया है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में मुदगल किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जो इसके वास्तुकला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। किले का 1000 वर्ष का इतिहास है, जो चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, बहमनी सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह विजयनगर साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत के बीच एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र बन गया। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ खनिज समृद्ध रायचूर दोआब में इसके महत्वपूर्ण स्थान के कारण 11 युद्धों का गवाह है। ये कर्नाटक का मुदगल किला। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। 45वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 जारी किया? विश्व बैंक, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, WHO या UNEP? तो यह जारी किया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्था HEI द्वारा। हाल ही में अमेरिका स्थित शोध संस्थान स्वास्थ्य प्रभाव संस्था यानी हेल्थ इफेक्ट्स
इंस्टीट्यूट HEI ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA सोगा रिपोर्ट के 5वें संस्करण को जारी किया गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट एक शोध और आउटरीच पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सटीक, सार्थक और नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चिली, इक्वाडोर। तो यह है इंडोनेशिया में। 16 अप्रैल 2024 को पहली बार विस्फोट हुआ। यह कौन? रुआंग ज्वालामुखी। इस विस्फोट के कारण रुआंग द्वीप के 830 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए। तो देखिए किस तरह से यह लावा यहाँ से निकल रहा है। तो रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। तो बांग्लादेश के साथ। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? प्रवीण जाधव, अभिषेक वर्मा, धीरज बमदेवड़ा या लिम्बाराम। तो सही उत्तर है दोस्तों धीरज बमदेवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है आगे बढ़ना, भावना द्वारा एकजुट। और आज का अंतिम प्रश्न यानी 50वां प्रश्न है, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बेंगलुरु में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में या नई दिल्ली में? तो सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख में। यहाँ इमेजेज में देख सकते हैं आप, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो लद्दाख में है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन की प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस वर्ष देश 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाया है। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने में जान की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।